जूलियट की आंखें बंद हुई जा रही थीं। उसने चकराते हुए जहन को काबू में करने के लिए दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। काफी देर तक वो इसी तरह बैठी रही। ऑलिव हार्वर्ड की किसी नुमाइंदा लड़की के साथ मैं कोई रियायत नहीं कर सकता था, और फिर ये जूलियट, इसने तो मेरी तहजीब का मजाक उड़ाया था। आज तक मजाक उड़ाती रही थी। ये समझती रही थी कि उसकी भौंडी नकल होने के बावजूद मैं उससे मोहब्बत करने लगा। मैंने अपना प्यार मुंतकिल कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ उसकी खाम ख्याली थी। मेरे सीने में जूलियट के लिए जो कुछ मौजूद था वो मैं ही जानता था। भला वो तहजीब की जगह कैसे ले सकती थी। थोड़ी देर के बाद उसने गर्दन उठाई और सरसराते लहजे में बोली, मैं जानती थी अली, मैं जानती थी। हिमाकत थी उन लोगों की कि उन्होंने ये सोचकर अपने आप को मुतमईन कर लिया कि तुम कभी कुछ नहीं जान सकोगे। लेकिन तुम यकीन करो, मेरे दिल में बारहा ये तसव्वुर उभरा कि जब तुम्हें हकीकत मालूम होगी तो मेरे लिए तुम्हारी अपनी क्या राय होगी। मैंने कहा, बहुत कुचला हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को जूलियट। बहुत ही अफसरदा हूँ मैं, इस ख्याल से कि मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों में वो मकाम नहीं हासिल कर सकता जो एक मोहब्बत करने वाले को दूसरे मोहब्बत करने वाले के दिल में हासिल होता है। नहीं जूलियट, मैं फरेब की इस दुनिया में अब ज्यादा अरसे जिंदा नहीं रह सकता। वो बोली, नहीं अली, बिलाशुबा तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मैंने कहा, गलत, मैं इस बात को नहीं मानता। इस सच को इस वक्त तुम अपनी जुबान से अदा कर रही हो, लेकिन आने वाले वक्त में तुम लोगों से कहोगी कि तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं इस हकीकत को नहीं मानता। वो बोली, मान लो अली, इस वक्त मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। जो कुछ कहना चाहती हूँ या जो कुछ कह रही हूँ वो। मैंने कहा, नहीं, अगर इसका सबूत देना चाहती हो तो मुझे तहरीरी तौर पर दे दो। वो बोली, मैं जैसा तुम कहो वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जोशीले लहजे में कहा, तो लाओ पैड और कलम और लिखो जो कुछ मैं कह रहा हूँ। जूलियट जोश में आ गई। उसने एक ड्रेसिंग टेबल से पैड और एक खूबसूरत बॉल पॉइंट निकाला और उसे लेकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने कहा, लिखो जूलियट, जो कुछ मैं कह रहा हूँ लिखो। बोली, हाँ कहो। मैंने कहा, लिखो अली, मैं जूलियट पूरे होशो हवास के साथ तुमसे एक हकीकत का एतराफ़ करना चाहती हूँ। मेरे दिल की गहराइयों में तुम्हारा प्यार बेदार हो चुका है। हालांकि मैं कुछ लोगों की आलायकार हूँ, लेकिन अब जब अपने दिल को टटोलती हूँ तो उसमें मुझे तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ नजर नहीं आता। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। लिखा जूलियट? उसने रुंधे हुए लहजे में कहा, हाँ मैं लिख रही हूँ, चाहो तो देख सकते हो। मैंने उससे कहा, लिखो। उसने लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, ये एतराफ़ यकीनन तुम्हारे लिए तकलीफ दे होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे दिल का बोझ इसी तरह हल्का हो सकता है। अली, सबसे पहले तो मैं तुम पर इस हकीकत का इंकिशाफ करूं कि दरअसल तहजीब मैल्कम एक्स कत्ल नहीं हुई, बल्कि वो जिंदा है। तहजीब की जगह एक और लड़की को कत्ल कर दिया गया था और उसके चेहरे पर तहजीब का मेकअप कर दिया गया था, ताकि तुम फ़लस्तीन की तंजीम से ये सोच कर बरगश्ता हो जाओ कि उन्होंने तुम्हारी तहजीब को कत्ल कर दिया। ये सारा मंसूबा वक्त के एक बाइख्तियार शख्स ऑलिव हार्वर्ड का है, और मैं भी ऑलिव हार्वर्ड ही की आलायकार हूँ। मेरी ये शक्ल सूरत असली है और मैं तहजीब मैल्कम एक्स से मिलती जुलती हूँ, लेकिन जाहिर है मैं तहजीब नहीं हूँ। मुझे यही हिदायत की गई थी कि मैं अपने आप को तहजीब बनाकर पेश न करूँ, लेकिन तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करूँ। मकसद यही था कि गोइटे हिल में सारडान की पहाड़ियों में कानकुनी का ठेका हासिल किया जाए। और अली, वो सब कुछ भी गलत था कि मुझे रिश्वत के तौर पर जनरल किरानों की खिदमत में पेश किया जा रहा था। वो सिर्फ एक ढोंग था, सिर्फ तुम्हें इस बात पर आमादा करने के लिए कि तुम उनके मकसद के लिए काम करो। जो कुछ मैं लिख रही हूँ पूरे होशो हवास के साथ लिख रही हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत और अपने घटियापन का एहसास जाग उठा है, और यही एहसास मुझे इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि मैं तुम्हें हकीकत बताऊं और खुदकुशी कर लूं। मैं अब इन हालात में जीना नहीं चाहती, मैं खुदकुशी कर रही हूँ, लेकिन मेरी इस मोहब्बत को अपने दिल में एक हकीकत की हैसियत से तस्लीम कर लेना तुम्हारी मेहरबानी। जूलियट का हाथ रुका नहीं था। हालांकि जो कुछ मैंने उससे लिखवाया था वो उसके लिए चौंकाने वाली चीज हो सकती थी, लेकिन मैंने कुछ इस तरह उसे चक्कर में फंसाया था कि वो वही सब कुछ लिख गई जो मैं चाहता था। उसने नीचे अपने दस्तखत भी कर दिए और फिर कागज फाड़ कर मेरी जाने बढ़ा दिया। बोली, लो अब बोलो, अब क्या कहना चाहते हो? क्या अब भी इस हकीकत को तस्लीम नहीं करोगे कि मैंने कहा, नहीं जूलियट, ये तहरीर पढ़ने के बाद मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो गया है। मैंने जेब से रुमाल निकाला और उसे अपने हाथ पर लपेटकर जूलियट के करीब पहुंच गया। जूलियट ने मुझ पर तवज्जो भी न दी। तब मैंने आहिस्ता से उससे कहा, कमीनी, तुम तहजीब की जगह लेना चाहती थी। तूने एक बदतरीन फरेब देकर मुझे इस हद तक पहुंचा दिया कि आज मेरा वतन मेरी वजह से मुश्किलात का शिकार है, और इसके बाद तू चाहती है कि मैं तुझसे मोहब्बत करूं? क्यों? मैंने फुर्ती से उसके बालों को अपने उल्टे हाथ की गिरफ्त में जकड़ लिया और सीधा हाथ उसकी गर्दन के नरखरे पर रख दिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो कुछ भी समझ नहीं पाई थी, लेकिन मेरी नफरत उरूज पर थी।
मेरी उंगलियों का शिकंजा उसके हल्कूम के गिर्द तंग होता जा रहा था। जूलियट की आंखें बाहर निकलने लगीं और अब उसने जद्दोजहद करना शुरू कर दी, लेकिन जद्दोजहद बेमकसद थी। मैंने उसकी गर्दन को पूरी कुव्वत से दबाना शुरू किया और उसकी जबान बाहर निकल आई। थोड़ी देर के बाद वो दम तोड़ चुकी थी। मेरी नफरत उरूज पर थी। अहमक लड़की मुझे बेवकूफ बना रही थी, झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी कार्रवाई शुरू कर दी। रस्सी का एक फंदा जूलियट की गर्दन में फिट हो गया और उसके बाद उस रस्सी को ऊपर लगे हुए पंखे की रॉड से बांध दिया गया। मैंने जूलियट के वजन को खींचकर ऊंचा किया। एक कुर्सी उसके पैरों के नीचे रखी। इस तरह वो उसी के सहारे लटक गई थी। फिर मैंने रस्सी रॉड के गिर्द तंग कर दी और कुर्सी को लुढ़का दिया। बिल्कुल वही रंग दे दिया था मैंने उस मंजर को जो खुदकुशी के ड्रामे का होता है। उसके बाद वो पर्चा मैंने एहतियात से अपने कोट की अंदरूनी जेब में रखा और बरकरफ्तारी से बाहर निकल आया। मैंने जूलियट से अपनी आज तक की तौहीन के तमाम बदले ले लिए थे और इसके अलावा एक ऐसी चीज हासिल कर ली थी जिसकी बुनियाद पर बिलाखिर ऑलिव हावर्ड को ये एतराफ करना पड़े कि तहजीब मैल्कम एक्स जिंदा है। अब उससे मेरी गुफ्तगू का मौजू यही होगा और मैं उस वक्त तक कोई काम करने पर आमादगी का इजहार नहीं करूंगा जब तक ऑलिव हावर्ड तहजीब को मेरे हवाले करने का फैसला न करे। कमबख्त निहायत सफाई से अपना तमाम काम निकालने के बावजूद तहजीब का तस्करा गोल कर गया था और उसने यही जाहिर करने की कोशिश की थी कि तहजीब को तंजीम के लोगों ने ही कत्ल किया है। लेकिन जूलियट का ये एतराफ ऑलिव हावर्ड के तमाम मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी था। होटल से बाहर आने के बाद मैंने एक गाड़ी ली और मोशे हरमूस की जानिब चल पड़ा। मैं नहीं जानता था कि ऑलिव हावर्ड वहां मौजूद होगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम था कि मोशे हरमूस से उसका राब्ता कायम होगा और ये काम मोशे हरमूस ही कर सकता था। मैं आंधी और तूफान की तरह मोशे हरमूस की रिहाइश गाह में दाखिल हुआ। 2-3 मुलाजिमों से मालूमात हासिल की और मोशे हरमूस के कमरे में पहुंच गया। उस वक्त एमल हरमूस भी मोशे हरमूस के पास बैठी हुई थी। दोनों मुझे देखकर चौंक पड़े। बाप बेटी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। मोशे हरमूस ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और आहिस्ता से बोला, मुझे तुम्हारी इस कदर जल्द वापसी की तवक्को नहीं थी। खैरियत, क्या बात है? मैं कमर पर दोनों हाथ रख कर मोशे हरमूस को घूरने लगा और फिर मैंने सर्द लहजे में उससे कहा, ऑलिव हावर्ड कहाँ है? बोला, क्यों, क्या बात है? मुझे बताओ। ऑलिव हावर्ड इस वक्त काल्मो कैंपो में नहीं है। मैंने कहा, वो जहां भी है उससे कहो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके यहाँ पहुंच जाए। मोशे हरमूस ने नरम लहजे में कहा, लेकिन डियर अली, बात क्या है? मैंने अपनी जगह से जुम्बिश नहीं की और वो पर्चा निकाल कर नफरत भरे अंदाज में मोशे हरमूस की जानिब फेंक दिया। मोशे हरमूस ने हैरत से पर्चे को देखा। एमल ने आगे बढ़कर उसे उठाया और फिर पढ़ने लगी। वो पर्चे की पूरी तहरीर जोर जोर से पढ़ती रही और मोशे हरमूस के चेहरे पर जर्दी फैलने लगी। चंद लम्हे के बाद जब पर्चे की तहरीर खत्म हो गई तो उसने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए खौफजदा लहजे में कहा, तो क्या जूलियट ने खुदकुशी कर ली? मैंने कहा, हाँ, उसकी लाश कमरे से बंधे हुए पंखे से लटकी हुई है। वो बोला, नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा, मोशे हरमूस, इन हालात के बावजूद तुम मुझसे किसी अच्छी बात के ख्वाहां हो, मुझे जवाब दो। ऑलिव हावर्ड से राब्ता कायम करो, उसे पूछो कि उसके पास इन तमाम बातों का क्या जवाब है। देखो मोशे हरमूस, तवील अरसा हो गया मुझे अपने वतन से जुदा हुए। मैं नहीं जानता कि मेरे अपनों में वहाँ कौन जिंदा है और कौन मर चुका है। बिलाशुबा अपने वतन का प्यार, अपने लोगों से मोहब्बत मेरे दिल में आज भी मौजूद है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान ऐसे किसी मरहले में दाखिल हो जाता है जहाँ उसे सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार होता है। तहज़ीब मैल्कम एक्स की ज़िंदगी का इंकिशाफ मेरे लिए इंतहाई मसरत अंगेज़ है। अगर ऑलिव हावर्ड शराफत के साथ उसे मेरे हवाले कर देता है तो मुमकिन है मैं उसकी अब तक की साजिशों को भूल जाऊं और इस काम को इस तरह जारी रहने दूं जिस तरह ये चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा न हुआ और मुसलसल मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती रही तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकता? मैं हर कीमत पर तहजीब की बाजियाबी चाहता हूँ और अगर चंद घंटों के अंदर अंदर ऐसा न हुआ तो उसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो बोला, अरे नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि ऑलिव हावर्ड जहाँ मौजूद नहीं है। मैं इस सारे मसले पर उससे बातचीत करता हूँ, लेकिन पहले इस बात की तस्दीक तो हो कि जूलियट ने खुदकुशी की है या नहीं। मैंने कहा, ये जूलियट की तहरीर तुम्हारे पास मौजूद है, तुम जिस तरह चाहो इन तमाम बातों की तस्दीक कर लो, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। फौरन अभी इसी वक्त इस सिलसिले में कार्रवाई करो। मोशे हरमूस ने गुस्सीले लहजे में कहा, यह मुमकिन नहीं। मैंने कहा, तो फिर जो मुमकिन होगा मैं वो करूँगा। मैं जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है अब काल्मो कैंपो में रहना मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। मुझे गोइटे हिल पहुंचना चाहिए और उसके बाद जनरल टेरिस को तमाम सूरत हाल से आगाह करना चाहिए।
उसे बता देना चाहिए कि मुझे मजबूर करके ये तमाम कार्रवाई करवाई गई थी और ग्रेस्टोन से मेरा कोई जाती मफाद वाबस्ता नहीं। सार्डान की पहाड़ियों में कानकुनी का तमाम प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए और ग्रेस्टोन के तमाम आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर हूँ मोशे हरमूस, और इस बात का यकीन कर लो कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही करूँगा। वो बोला, लेकिन अगर तुम मुझे वक्त नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, मेरे पास वक्त है ही नहीं, इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। वो बोला, बेवकूफ़ आदमी हो तुम, मैं तुम्हारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम हवा के घोड़े पर सवार होकर आए हो। जाओ, ठीक है, तुम जो कर सकते हो कर लो, और मुझसे जो कुछ किया जा सकता है वो मैं करूँगा। मैंने कहा, ठीक है मोशे हरमूस, ठीक है। वो चिल्लाया, एमल, इस अहमक आदमी को समझाओ, ये बना बनाया खेल बिगाड़ रहा है। एमल बोली, मिस्टर अली, दर हकीकत मिस्टर ऑलिव हार्वर्ड मौजूद नहीं हैं, वो कॉल्मो कैंपो से कहीं गए हुए हैं। कम से कम उस वक्त तक तो इंतजार करो जब तक मिस्टर ऑलिव हार्वर्ड वापस ना जाएं। आओ प्लीज मेरे साथ आओ, मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मैंने एमल की तरफ देखा तो उसने गैर महसूस तौर पर अपनी बाईं आंख दबा दी, गोया मुझे कुछ इशारा कर रही थी। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है एमल, मगर तुम मोशे हरमूस की बेटी होने के साथ साथ इंसान भी हो। जरा गौर करो, किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसे इन अजियतों से दो चार किया गया हो। मैंने हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद सब कुछ किया है, लेकिन इसके सिले में अगर तहजीब मुझे न मिली तो फिर इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। एमल ने कहा, तुम आओ तो सही, मेरे साथ आओ। वो मुझे साथ लिए हुए अपने कमरे में वापस आ गई। उसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। उसने तीखी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, तहजीब मैल्कम एक्स को तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। मैंने कहा, सॉरी एमल, ये हकीकत है कि मैं उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता हूँ। वो बोली, पता नहीं लोग किसी को इतना क्यों चाहते हैं। मेरा ख्याल तो ये है कि चाहतों का तसव्वुर उस वक्त तक होना चाहिए जब तक इंसान के लिए एक दूसरे में कशिश रहे। क्या उसके बाद एक दूसरे को भूल जाना बेहतर नहीं होता? मैंने कहा, ये मेरे नजरिए के खिलाफ है एमल, ऐसा मुमकिन नहीं। वो बोली, खैर, मैं ऐसे किसी नजरिए पर बहस नहीं करना चाहती, लेकिन क्या तुम वाकई इंतहाई इकदाम पर आमादा हो? मैंने कहा, हाँ एमल, मैं इसके लिए मजबूर हूँ। वो बोली, तो फिर मेरी बात गौर से सुनो, अभी तुम्हें होशियारी से काम लेना चाहिए। मुमकिन है ऑलिव हार्वर्ड इस सिलसिले में अपने अंदर लचक पैदा कर ले और कम से कम तहजीब को तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। एक बात को जहन में रखना ली, मैं तुम्हारे साथ। अभी एमल ने इतना ही कहा था कि दफतन दरवाजा बहुत जोर से खुला और 4-5 आदमी दनदनाते हुए अंदर घुस आए। उनके हाथों में स्टेन गन्ने दबी हुई थी। उनमें से एक ने गुर्राए हुए लहजे में कहा, अपने हाथ बुलंद कर दो और किसी किस्म की जुम्बिश करने की कोशिश मत करो, वरना हमें हिदायत मिली है कि तुम्हारे पूरे बदन को छलनी कर दिया जाए। एमल गुस्सीले अंदाज में खड़ी हो गई, बोली, ये हिदायत तुम्हें किसने दी है? आगे वाले शख्स ने कहा, मिस, आपके पापा ने। वो बोली, ये बेईमानी है, गद्दारी है, पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अली से बात की है। अकब से मोशे हरमूस की आवाज सुनाई दी, बेटे, किसी भी यहूदी को कभी किसी से ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो उसे पूरा करना पड़े। तुम अपने पापा की हिदायत बार बार भूल जाती हो। एमल ने मोशे हरमूस की तरफ देखा। एमल देखती रही और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बोली, सॉरी पापा, मैं जज्बाती हो गई थी, लेकिन आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं अली को समझाऊं। मोशे हरमूस बोला, मैंने जितनी देर के लिए कहा था उतनी देर हो चुकी है। फिर अपने साथियों से बोला, चलो इसे ले चलो, और वो सब मुझ पर टूट पड़े। मेरे लिबास की तलाशी लेकर हर चीज निकाल ली गई और उसके बाद मुझे रस्सियों से जकड़ दिया गया। मेरा कैद खाना एक तहखाना था जो उस इमारत के निचले हिस्से में वाक़ था। जब वो लोग मुझे तहखाने में छोड़कर चले गए तो मैंने सूरत हाल पर गौर किया। कुछ गलतियां मुझसे भी हुई थीं, लेकिन एमल के बारे में क्या कहा जा सकता था? बाहर तौर कम से कम इतना तो मैं जानता था कि वो लोग मुझे फौरन कत्ल नहीं करेंगे, और फिर अभी तो सार्डान का मामला था, चुनाचे उन्हें सिर्फ वक्त गुजारना था। मैं अपने उस कैद खाने में तकरीबन 4 घंटे बैठ रहा। उसके बाद कुछ लोग आए और मुझे चाय वगैरह दे गए। मेरे हाथ रस्सियों से आज़ाद कर दिए गए थे। अलबत्ता पांव बदस्तूर कसे हुए थे, लेकिन जब हाथ आज़ाद हो जाएं तो पैरों को बांधे रखना हिमाकत ही होती है। चुनाचे चाय पीने से पहले मैंने अपने हाथ खोल लिए थे और फिर इत्मीनान से चाय बनाकर पीने लगा। तय खाने के बारे में मैंने एक लम्हे में अंदाजा लगा लिया था कि उसे अंदर से खोलना या यहाँ से फरार होना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। मोशे हरमूस जैसे शातिर ने मामूली इंतजामात नहीं किए होंगे, चुनाचे ये हिमाकत कम से कम मुझ जैसा आदमी नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ वक्त का इंतजार करता रहा। अगर इन हालात में ऑलिव हार्वर्ड से राब्ता कायम होता है तो मैं कम से कम उससे बात तो कर सकता हूँ। जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। चुनाचे कैद खाने में गुजरने वाला वक्त मेरे लिए परेशान कुन नहीं था। उस वक्त गालिबन रात हो चुकी थी और शायद 2 या 3 बजे थे।
मैं कैद खाने के फर्श पर इत्मीनान से लेटा हुआ छत को घूर रहा था कि दफतन कैद खाने के दरवाजे पर कुछ आहट महसूस हुई और मैं गर्दन घुमाकर देखने लगा। दरवाजा खुला, अंदर आने वाली एमल ही थी। उसके पास एक छोटा सा बैग था जो उसने शाने से लटका रखा था। हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। मैं उसे इस अंदाज में देखकर चौंक पड़ा। मैंने मुताज्जिबाना निगाहों से उसे देखा तो उसने आंखें बंद करके जोर से गर्दन झटकी। बोली, खुदा का शुक्र है तुम रस्सियों से बंधे हुए नहीं हो, चलो उठो, जल्दी करो। मैंने एमल की सूरत देखी और देर करना मुनासिब नहीं था। कोई सवाल के बगैर उसके साथ बाहर निकल आया। तहखाने से ऊपर पहुंचने के बाद एमल ने एक राहदारी का इंतखाब किया, लेकिन वो उस राहदारी में सीधी नहीं गई थी, बल्कि राहदारी के तकरीबन 50 गज तय करने के बाद वो एक खुले हुए हिस्से से नीचे कूद गई। दूसरी तरफ तकरीबन 7 फुट गहराई थी, लेकिन एमल को उधर कूदने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक लम्हे के बाद मैं भी उसके नजदीक था। ये इमारत का अकबी हिस्सा था। उसके बाद एक छोटा सा लॉन का टुकड़ा था, फिर बाहर निकलने वाली दीवार। एमल ने पूरा इंतजाम कर रखा था। हम दीवार कूद कर दूसरी तरफ आए तो बाहर एक छोटी सी जीप खड़ी हुई थी जिसके इग्निशन में चाबी लगी हुई थी। बोली, चलो तुम ड्राइव करो, मैं इधर उधर निगाह रखती हूँ। मैंने एमल की इस बात पर भी कोई तारुज न किया। जीप स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। चारों तरफ हू का आलम तारी था। कोई जी रूह नजर नहीं आ रहा था। जाहिर है रात का ये वक्त लोगों के सोने का वक्त होता है। हम इमारत से बहुत दूर निकल आए। एमल मुझे रास्ता बताती जा रही थी। काल्मो कैंपो से मुझे थोड़ी बहुत वाकफियत थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसके हर गली कूचे से वाकिफ होता। कई मोड़ काटने के बाद एक चौराहे से हम बाईं समत घूम गए। उस तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन रात की तारीकी में मुझे वो बोर्ड साफ नजर नहीं आ सकता था। लेकिन एमल के इशारे पर हम उस तरफ चलते चले गए। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद मैंने आबादी खत्म होती महसूस की और जीप की रफ्तार किसी कदर सुस्त करते हुए एमल की जानिब देखा। बोली, बिल्कुल फिक्र मत करो, जीप में खाने पीने की काफी अशिया मौजूद हैं और इसके अलावा पिस्तौल वगैरह भी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा, लेकिन एमल। बोली, मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें, चलते रहो, मैं जो कह रही हूँ। मैंने शाने हिलाए। जीप का फ्यूल मीटर देखा, टैंकी फुल थी। गोया हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आ सकती थी। चुनाचे मैंने भी सोच विचार से बेनियाज होकर जीप की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। पक्की सड़क साफ और शफाफ थी और न जाने कहां से कहां तक चली जाती थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक दोराहा मिला और यहाँ मुझे सड़क के बारे में अंदाजा हुआ। इसमें से एक सड़क गोइटे हिल जाती थी और दूसरी न जाने कहां, लेकिन ये दूसरी सड़क तकरीबन 3-4 मील आगे जाने के बाद खत्म हो गई और उसके बाद कच्चा रास्ता था जो थोड़े से ढलान में उतरकर जंगलों में जाकर गुम हो जाता था। मैंने गहरी सांस ली। एमल की तरफ देखा तो एमल ने आगे बढ़ते रहने का इशारा कर दिया। बड़ी पुरस्कार, बड़ी अजीब, बड़ी हैरत अंगेज और दिलकश लड़की थी। रात की इस तारीकी में भी उसका चेहरा रोशन था। मैं उसकी हिदायत पर अमल करता रहा और थोड़ी देर के बाद जीप जंगलों में दाखिल हो गई। मुझे उन जंगलों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मैंने एमल से इस सिलसिले में सवाल किया तो वो कहने लगी, हाँ, ये जंगलात खतरात से पुर हैं। जाहिर है अफ्रीका का इलाका है, तुम यहाँ किसी बेहतरी की तवक्को मत रखो, बस मुस्तैदी ही हमें जिंदा रख सकती है। मैंने कहा, लेकिन एमल, तुमने मेरे लिए अपने आप को खतरे में क्यों डाला? वो बोली, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं एडवेंचर पसंद हूँ और ये भी कह चुकी हूँ मैं तुमसे कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। यकीनन मेरे जहन में कहीं न कहीं कोई खराबी मौजूद है और यही खराबी मुझे मजबूर करती है कि मैं ऐसे इक़दामात करूँ जो किसी भी तरह मेरे लिए सूदमंद ना हो। तुम मेरी तरफ तो देखो भी नहीं, बस जो कुछ कह रही हूँ करते रहो। मैं मोहतात अंदाज में जीप चलाता रहा। दरख्तों के दरमियान से जीप गुजारना खासा मुश्किल काम था। किसी भी लम्हे किसी खूंखार दरिंदे से मुलाकात हो सकती थी। एमल पिस्तौल संभाले बैठी हुई थी। हम तकरीबन 2.5 घंटे तक जंगलों में सफर करते रहे, लेकिन खुदा के फजल से कोई ऐसा खतरनाक वाकया पेश नहीं आया जो हमारे लिए परेशानी का बायस होता। जंगल का ये टुकड़ा बहुत ज्यादा वसी नहीं था। यहाँ से हम एक वसीओ अरीज मैदान में निकल आए जहाँ चारों तरफ पहाड़ी टीले बिखरे हुए थे। एमल ने कहा, इन पहाड़ियों की दूसरी तरफ जब हम उस बड़े पहाड़ी सिलसिले के दामन में पहुंचेंगे तो वहां हमें ऐसे गार मिल जाएंगे जहां जीप को भी छुपाया जा सकता है और हम खुद भी पोशीदा रह सकते हैं। मेरा ख्याल है ये पहाड़ी टुकड़ा हम 1-1.5 घंटे में तय कर लेंगे और सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। मैंने कोई जवाब न दिया। फिर उस वक्त रात की गहरी तारीकी सुबह की सफेदी में ढलने लगी जब हमें वो पहाड़ी सिलसिला नजर आ गया जो काफी बुलंद था और ताहद निगाह दोनों तरफ फैला हुआ था। एमल ने यहाँ भी मुझे गाइड किया और हमने बाईं समत का रुख इख्तियार किया। थोड़ी देर के बाद हम पहाड़ी दीवार के पास पहुंच गए। अब दीवार की रोशनी नमूदार हो गई थी। एमल ने कहा, बाकी तो और कोई खतरा नहीं है, सिर्फ इसी मैदान में जीप के टायरों के निशानात तलाश किए जा सकते हैं। कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए
मगर नहीं, फिक्र मत करो, हवाएं चलती रहती हैं और ख़ास तौर से इस खुले मैदान में हवाएं तेज़ होती हैं। वो यकीनन टायरों के निशानात को मिटा देंगी, और अगर ना भी मिटाएं तो फौरन ही किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं जा सकती। वो देखो, वो एक गार का दहाना है, लेकिन ज़रा होशियारी से, उसमें कोई दरिंदा भी छुपा हो सकता है। मैंने जीप का रुख उसी गार की तरफ कर दिया। दहाना तकरीबन 4 फुट के कतर का था और उसमें थोड़ा सा झुककर अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। इमल ने अपने बाईं समत कुछ टटोला और फिर एक बड़ी सी ताकतवर टॉर्च निकालकर मेरे हाथ में थमा दी, और उसके साथ ही एक पिस्तौल भी। बोली, चलो गार की तलाशी लेते हैं, लेकिन जरा एहतियात के साथ। हम दोनों जीप से उतरकर गार में दाखिल हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।